हाँ सभी भैया ध्यान देंगे। कल आपने एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिया था और प्रमेय का उसी प्रमेय का यूज है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय 6.1 और उसकी विलोम है 6.2। प्रमेय है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। अब उसी प्रमेय का प्रयोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए आपने यह ट्रायंगल ABC लिया और इस त्रिभुज ABC की एक रेखा AB लिया, AB का मध्य बिंदु D ले लिया। किसी एक भुजा के मध्य बिंदु, तो AB एक भुजा लिया, AB का मध्य बिंदु D ले लिया, एक भुजा का मध्य बिंदु हुआ। दूसरी रेखा हमने BC ले लिया, दूसरी भुजा के समांतर बिंदु D से खींची गई रेखा DE तीसरी भुजा AC को समद्विभाजित करती है। तो आपको दिया गया है या ज्ञात है त्रिभुज ABC में AB का मध्य बिंदु D है और क्या है D से बिंदु BC की समांतर रेखा खींची गई है, अर्थात ये जो है अर्थात AD बराबर BD हमको ज्ञात है और BC की समांतर DE रेखा खींची गई है हमको ज्ञात है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि यह DE रेखा AC रेखा को समद्विभाजित करती है, अर्थात बिंदु E AC का मध्य बिंदु है, अर्थात AE बराबर AC। ये हमको सिद्ध करना है, आपको अपने आप स्वयं निकालना पड़ेगा कि तीसरी भुजा को DE रेखा समद्विभाजित करती है, अर्थात तीसरी रेखा हमारी AC है तो AC का मध्य बिंदु E सिद्ध कर दें, अर्थात AE बराबर CE। इसका मतलब ये हुआ कि E बिंदु जो है AC रेखा को समद्विभाजित करती, तो यहाँ पर DE रेखा ये हमको प्रूव करना है। अब आपको सिद्ध करने के लिए हम यहाँ लेंगे, क्योंकि आपको दिया गया है D ज्ञात है आपको BC समांतर DE, BC और DE समांतर खींची गई है। जब ये खींची गई है तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय 6.1 जो आप पढ़ चुके हैं, प्रमेय 6.1 अर्थात आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से तो आप लेंगे त्रिभुज ABC में क्या आपको दिया गया है BC समांतर DE, ये खींची गई है रेखा, जो इसलिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय अर्थात 6.1 प्रमेय से ये प्रमेय इस तभी लागू होती है जब ये दो रेखाएं समांतर होती हैं, तो आ जाएगा AD अपॉन DV इज इक्वल AE अपॉन EC। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। अब इसके बाद देखिए ये कहाँ से आपने निकाल लिया, प्रमेय आपको ज्ञात है तब निकाल लिया आपने आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। अगर DE और BC आपस में समांतर है तो AD और BD का अनुपात AE और CE के अनुपात के बराबर हो जाएगा। हमको ज्ञात है, क्या ज्ञात है? AD और BD आपस में बराबर है। जब AD और BD आपस में बराबर है तो यहाँ आप दिखा देंगे उसको शेष AD इज इक्वल BD। Therefore, यहाँ AD और BD समान है तो आप लिख सकते हैं AD अपॉन AD इज इक्वल AE अपॉन EC। ये आपका डिवाइड हो जाएगा तो इसलिए आपका ये प्राप्त हो जाएगा AE अपॉन EC इज इक्वल 1। जब एक आ जाएगा, क्योंकि ये भुजा समान है, या तो DB की जगह AD रख दीजिए या AD की जगह BD रख दीजिए, क्योंकि ये आपस में समान है। इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा AE इज इक्वल EC। अब फिगर में आप देखेंगे AE और EC आपस में बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो AC भुजा ये AE और CE आपस में बराबर है, इसका मतलब हुआ कि AC का मध्य बिंदु E है।
तो ये आपका हो जाएगा। इसलिए नीचे लिख लें, इसलिए बिंदु ई भुजा AC का मध्य बिंदु है। अर्थात AE is equal EC, अर्थात AE बराबर CE, जो आपको ये दिया हो चाहे EC लिखे या CE लिखे, बात एक ही है। तो ये आप ये लिख सकते हैं AE बराबर CE प्रूफ हो गया। इसके साथ में प्रमेय आगे भी लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? जो दिया गया है उसको आपको लिखना भी चाहिए। अर्थात त्रिभुज ABC की एक भुजा AB के मध्य बिंदु D से दूसरी भुजा BC के समांतर खींची गई रेखा DE तीसरी भुजा AC को समद्विभाजित करती है। ये आपको लास्ट में लिख देना चाहिए। इस प्रकार आपका ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 आपका प्रूफ। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 किया है, क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी प्रकार करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 8 है, दिया गया है किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये आपको सिद्ध करना है। तो ये हमें ज्ञात क्या है? एक त्रिभुज है, त्रिभुज की दो भुजाएं AB और AC लिया, तो AB का मध्य बिंदु D और AC का मध्य बिंदु E ले लिया। तो AB का मध्य बिंदु D है और AC का मध्य बिंदु E है। इसका मतलब AD बराबर BD और AE बराबर CE, ये हमको ज्ञात है। सिद्ध क्या करना है? DE और BC आपस में समांतर है, ये हमको सिद्ध करना है। ये रेखा और ये रेखा DE रेखा BC के समांतर है। तो ये समांतर सिद्ध करने के लिए जो हमको दिया गया वही लेंगे, क्योंकि आप लेंगे त्रिभुज ABC में AB का मध्य बिंदु D है, हमको ज्ञात है, ये पहले से हमको ज्ञात है। इसका मतलब ये हो गया कि AD बराबर BD, ये हमें ज्ञात हो गया। अर्थात हम इसे ये भी लिख सकते हैं, अर्थात AD और BD का अगर हम रेशियो ज्ञात करें तो दोनों का समान रेशियो ज्ञात होगा। बराबर आप एक लिख सकते हैं। इसी प्रकार AC का मध्य बिंदु E है, AC का मध्य बिंदु E है, अर्थात AE बराबर CE, ये हमको पहले से ज्ञात है। इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि AE और CE का जो अनुपात होगा ये समान प्राप्त होगा, अर्थात E के बराबर आएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं, इक्वेशन इसको सेकेंड डाल देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से आप कंपेयरिंग करेंगे कि AD और BD का अनुपात 1 आया और AE और CE का अनुपात 1 आया। ये कैसे 1 आया? आपने समझ लिया कि दोनों मान बराबर हैं। AD जितना AD है उतना BD है, अगर हम भाग देंगे तो एक वैल्यू आएगी। इसी प्रकार इसमें भी AE और AE समान अनुपात में दिया गया है। तो दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयरिंग करेंगे तो AD BD बराबर AE और CE। इसलिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से दोनों समीकरणों से कंपेयरिंग करेंगे तो AD और BD का जो रेशियो प्राप्त होता है AE और CE के बराबर प्राप्त होता है। इक्वेशन ये थर्ड ले लिया। अब ये दोनों रेशियो आपस में बराबर हैं। जब दोनों रेशियो बराबर हैं तो आपने समानुपातिकता, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय में पढ़ा है, प्रमेय का विलोम पढ़ा है। उसमें यह पढ़ा है कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के जो अनुपात है आपस में समान है तो ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होती हैं। तो उस प्रमेय से, इसलिए आधारभूत प्रमेय से आप लिखेंगे, इसलिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, समानुपातिकता प्रमेय से आप सीधे लिखेंगे कि DE और BC आपस में समांतर है। DE
समांतर BC प्रूव्ड। तो प्रमेय को आपको ध्यान में रखना है, उस प्रमेय को आप यहाँ लिख सकते हैं जो हमने आधारभूत समानता प्रमेय से लिखा है, उसकी आप यहाँ कंडीशन परिभाषा को आप दिखा सकते हैं कि यहाँ हमने ज्ञात कर लिया है AD और BD का जो रेशियो है AE और CE के अनुपात के रेशियो के बराबर है, अनुपात के बराबर है। इसका मतलब है कि DE समांतर BC जो आपने प्रमेय में आधारभूत प्रमेय को सिद्ध कर चुके हैं। ओके, हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 को आप सवाल में अध्ययन करेंगे। वहां एक समलंब दिया हुआ है, समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज की दो भुजाएं AB और CD आपस में समांतर हैं। तो हमने समलंब ले लिया ABCD, इसमें AB और CD समांतर है, हमको पहले से ज्ञात है। और जो इसके विकर्ण है, विकर्ण दो है AC और BD, दोनों विकर्ण एक बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, हमको ज्ञात है। इसके बाद हमको सिद्ध करना है कि AO और BO का जो अनुपात है CO और DO के अनुपात के बराबर है, यह हमको प्रूव करना है। यह प्रूव करने के लिए हमको यहाँ रचना करनी पड़ती है। तो रचना हेडिंग आप डाल देंगे, रचना। क्या आपने रचना किया? इसमें बिंदु O से CD अथवा AB के समांतर रेखा खींच लेते हैं। तो रचना में उसे आप लिख देंगे, बिंदु O से हमने CD और AB है, CD के समांतर की और AB के समांतर, दोनों आपस में समांतर हैं। तो ये बिंदु हमने ये रचना ले लिया, OE जो है समांतर रेखा की रचना की। रचना में लिया रेखा OE, रेखा आपने जो है OE जो खींचा है CD और AB के समांतर है, रेखा OE इस प्रकार रेखा OE इस प्रकार खींची कि OE समांतर CD या AB, CD या AB, इस प्रकार आपने कर लिया। रेखा OE इस प्रकार खींचते हैं कि OE जो है किसके समांतर हो, CD के हो या AB के हो। उपपत्ति में आप इसे उपपत्ति के माध्यम से अपने तर्क द्वारा अपनी बात को रखेंगे। अब देखिए यहाँ प्रमेय में जब हमको सिद्धि करना है तो एक बार त्रिभुज ADC और एक त्रिभुज ABD ले लेते हैं। तो यहाँ हमने त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज ADC इस त्रिभुज में लेते हैं। त्रिभुज ADC में लेंगे हमें आपने रचना के द्वारा है OE CD के समांतर है, OE समांतर CD कहाँ से? रचना से। ये आपने रचना से आपने समांतर खींचा है। जब समांतर खींचा है तो अभी आप जो है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के द्वारा कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, इसलिए समानुपातिकता प्रमेय से प्रमेय से 6.1 इस प्रमेय से जो 6.1 प्रमेय थी वही आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय है। तो इसमें ये हो जाएगा कि इनका जो अनुपात हमारा ये त्रिभुज आपने लिया है ADB में लिया है, तो इसमें आप ये लेंगे अनुपात AE और DE का जो हमारा अनुपात है इसके बराबर हो जाएगा AO और CO के अनुपात के बराबर प्राप्त हो जाएगा। इसको इक्वेशन हम फर्स्ट डाल लेते हैं। तथा दूसरा त्रिभुज लीजिए, त्रिभुज ADB ले लेते हैं। ADB में ADB कंडीशन में आप हैं कि OE AB के समांतर है, OE समांतर AB, ये भी रचना से। कहां से लिया गया है? रचना से। ये समांतर आपने खींचा है। जब ये समांतर खींचा है तो इन भुजाओं को जो अनुपात प्राप्त होगा आपस में समानुपाती होंगे। प्रमेय आपकी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, इसलिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से इस प्रमेय से लेंगे DE
और AE का जो अनुपात होगा OD और OD ले या DO ले, दोनों सूत्र से आप इसको लेंगे। भुजा चाहे DO से अनुपात ले लें चाहे OD अनुपात ले लें, तो DO और BO के अनुपात के बराबर होगा, ये प्राप्त हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड डाल लेते हैं। फर्स्ट और सेकेंड से कंपेयरिंग करेंगे तो यहाँ भी देखिए ये AE बटे DE है और यहाँ DE बटे AE है। तो अगर हमारी इस भुजा का इस भुजा से अनुपात लिया है तो जस्ट रिवर्स हम इस भुजा का इस भुजा से अनुपात ज्ञात करते हैं। तो अगर लेफ्ट में चेंज करेंगे तो रिवर्स इसमें आपको राइट में भी चेंज करेंगे। तो इसी को हम यह करके लिख सकते हैं, या आपका AE अपॉन DE इज इक्वल VO अपॉन DO। इसी को इक्वेशन हम सेकेंड डाल देते हैं। जो पहले इक्वेशन दिया था इसी को हमने चेंज करके इक्वेशन सेकेंड दे दिया। अब इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड की ओर ध्यान देंगे। AE और DE का जो रेशियो है, यहाँ भी AE और DE का रेशियो है, तो यहाँ किसके बराबर प्राप्त हुआ है? AO और CO के बराबर प्राप्त हुआ है। दूसरे में BO और DO के बराबर प्राप्त हुआ है। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड का बायां पक्ष बराबर है। जब बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर होगा। अब जब दायां पक्ष बराबर हो जाएगा तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से आप ध्यान देंगे। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से दोनों कंपेयरिंग कर रही हैं तो ये आपका आ जाएगा DO बटे BO। समीकरण में AO और CO और यहाँ BO, तो AO अपान CO इज इक्वल सेकेंड का राइट BO अपान DO। तो अब आप देखते हैं जो आपको प्रूव करना है AO और BO का जो अनुपात है CO और DO के बराबर होता है। तो अगर हम इसको देखें जो चेंज करना है AO अपान BO है, तो BO को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आप इसको रिवर्स कर देते हैं, BO CO के जगह में CO BO की जगह में ला सकते हैं। तो यह करके आप लिखेंगे AO अपान BO के CO की जगह में क्रॉस मल्टीप्ल आप जानते हैं, तो यहाँ ले आएंगे BO, इस CO यहाँ ले आएंगे CO अपान DO। यही हमको प्रूव करना था। इस प्रकार आप इसको प्रयोग करेंगे। एक बार और देखेंगे कि समलंब चतुर्भुज है, इसमें AB CD के समांतर पहले से दिया गया है। इसकी रचना आपने OE AB अथवा CD के समांतर रेखा कीजिए और आपने समानुपातिकता प्रमेय से एक बार ट्रायंगल ADC ले लिया और ये इक्वेशन निकाल लिया, और एक बार आपने ट्रायंगल जो है DAB ले लिया और ये आपने निकाल लिया। इसको रिवर्स करने के बाद कंपेयरिंग कर देते हैं, आपका रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। ये आपको प्रूव करना था। ओके, जिस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 9 किया है ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आप 10 प्रूव करेंगे। यदि कोई परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में आप दें और सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ें। समस्याओं को हम अपनी जो भी कठिनाइयाँ हैं या समस्याएं हैं वो जो है हमसे पूछते रहें। आगे देखिए आपकी जो कोर्स में सरकार के द्वारा जो कुछ कमी 30% की गई है, क्या है उसमें ध्यान देंगे थोड़ा सा, क्योंकि उसी के आधार पर आपको स्टडी करना है, पढ़ना है। जैसे आपका बहुपद ये आपको नहीं आएगा, जो पहले आप पढ़ चुके हैं, तो अब इसको आपको नहीं तैयारी नहीं करना, उसी जानकारी आपको रखना क्योंकि इसका प्रयोग होता रहता है, इसलिए ये नहीं आएगा परीक्षा में। और वृत्त इस चीज के संबंधित स्पर्श रेखाओं का जो चैप्टर है वृत्त और उसकी स्पर्श रेखाएं, ये नहीं आएगा। समांतर श्रेणी जो आप पढ़ चुके हैं ये भी नहीं आएगा। और सर्वसमिका त्रिकोणमिति में सर्वसमिका नहीं बाकी पूरा आएगा, केवल सर्वसमिकाएं नहीं आएगी। इसके साथ में जो है प्रायिकता नहीं आएगी, ये आपका बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप इसको ध्यान में रखे रहें कि ये पाठ्यक्रम को हमें जानकारी रखना है, किंतु परीक्षा के उद्देश्य से तैयारी नहीं करना है। परीक्षा में ये अब इसमें देखेंगे जो परीक्षाओं में ये नहीं आएंगे, इससे संबंधित प्रश्न नहीं रखे जाएंगे। अब इसके बाद में जो आने वाले हैं ध्यान दीजिए, वास्तविक संख्याओं में 5 नंबर का ये आएगा। बीजगणित में आपकी 2 चर पर रैखिक समीकरण युग और द्विघात समीकरण 18 नंबर की आएगी। इसके बाद में ज्यामिति के अंतर्गत त्रिभुज और रचनाएं आती हैं। जो आप क्वेश्चन ये त्रिभुज अभी जो पढ़ रहे हैं तो ये और रचनाएं मिलकर के ये 12 अंक की आएंगी। और निर्देशांक ज्यामिति 5 अंक की आएगी। और त्रिकोणमिति और ऊंचाई दूरी
त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग जो कहते हैं उसी को ऊंचाई दूरी कहते हैं। ये आपकी 10 नंबर की आएगी। मेंसुरेशन में आपका वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल और उससे संबंधित आयतन, ये आपका 10 अंक आएगा और सांख्यिकी 10 अंक की आएगी। तो इस प्रकार आप जो है जो कोर्स में आपका है ये आपको तैयारी करना है। आपका यहाँ पर थोड़ा सा नुकसान हो गया, ये बहुपद पढ़ चुके हैं, बड़ा चैप्टर है, समांतर श्रेणी पढ़ चुके हैं, चैप्टर बड़ा है, इसमें ज़्यादा समय लगा हुआ है, किंतु आप जानकारी के रूप में सीख चुके हैं, किंतु परीक्षा के उद्देश्य से ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं देना है। वैसे जानकारी रखनी चाहिए क्योंकि ये नहीं आएगा, इसको ध्यान में आपको रखना है। इस प्रकार आप ये देख करके अपने कोर्स के आधार पर ही तैयारी करें। अगले दिन आपको इसी के आगे एक्सरसाइज की तैयारी की जाएगी, उसी के बारे में बताया जाएगा। अगर पीछे कुछ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपकी समस्याओं को दूर करेंगे। इसके लिए आप सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और जुड़ें और अपनी समस्याओं को दूर करें।